नमस्कार मित्रों, करंट जीके बाय सियाक चैनल में आप सबका स्वागत है। हम कर रहे थे फरवरी माह की क्रोनोलॉजी और इस फरवरी माह की क्रोनोलॉजी में हम 7-8 वीडियो पहले अलग अलग टॉपिक से कर चुके हैं और ये हमारा अंतिम वीडियो है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि अद्यतन सामान्य ज्ञान से आमतौर पर वन लाइनर क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। जैसे नियुक्तियों से संबंधित हो गया या कोई सम्मेलन से संबंधित हो गया या बुक्स से संबंधित हो गया, इस प्रकार के क्वेश्चन एलडीसी एग्ज़ाम, आरएस एग्ज़ाम, विभिन्न एग्जामों में आरपीएससी जो है वो इस पेज से, क्रोनोलॉजी के इस पेज से क्वेश्चन पूछती है। तो जिसमें इंडिया करंट जीके या वर्ल्ड करंट जीके आता है जिस एग्ज़ाम में, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पंकज कुमार सिंह, इन्हें उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। हम ये बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे, ठीक है, महत्वपूर्ण चीज़ें करेंगे जिसमें हमारा ये वीडियो लेंदी भी नहीं हो जाए और करंट ऐसा हो जो हमारे याद भी रहे। तो इन्हें उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये पहले सीमा सुरक्षा बल में महानिदेशक थे, अब इनको उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त कर दिया। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे हैं अजीत डोवाल जी। फिर बात करते हैं चेतन शर्मा, इन्हें चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। हाल ही में आपने इसके बाद देखा, इनको अध्यक्ष नियुक्त करने के बाद चेतन जी शर्मा एक स्टिंग ऑपरेशन में भी फंस गए थे। जी न्यूज़ ने एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया था जिसमें चेतन जी शर्मा जो थे उन्होंने काफ़ी विवादास्पद टिप्पणियां कर दी थी, जिसके बाद इनको बर्खास्त भी कर दिया गया था। फिर बात करते हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जो कार्यवाहक मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए हैं, सीवीसी नियुक्त हुए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इन्होंने सुरेश एन पटेल का स्थान लिया है जो 24 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं। आपको पता होगा सतर्कता आयोग की अध्यक्षता सीवीसी करता है और इसमें अन्य 2 सतर्कता आयुक्त भी होते हैं। इसके अलावा श्रीवास्तव के अलावा खुफिया ब्यूरो के पहले के अरविंद कुमार जी जो हैं वो दूसरे सतर्कता आयुक्त हैं। सीवीसी का कार्यकाल जो होता है वो होता है 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। फिर बात करते हैं डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह, इन्हें एपीपीयू का महासचिव नियुक्त किया गया है। एपीपीयू क्या है? ये एशियन प्रशांत डाक संघ है जिसका महासचिव नियुक्त किया गया है डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह को। फिर बात करते हैं एपीपीयू के बारे में। ये एक 32 सदस्यीय देशों का अंतर सरकारी संगठन है। ये जो है वो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का एकमात्र नियंत्रित संघ है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है। एपीपीयू का लक्ष्य जो होता है वो है डाक सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना। फिर बात करते हैं एपीपीयू का मुख्यालय, इनका मुख्यालय जो है वो है बैंकॉक थाईलैंड में। फिर है क्रिस हिपकिस जो है वो न्यूजीलैंड के नए पीएम बने हैं। आपको पता होगा न्यूजीलैंड की महिला पीएम जो थी जेसिका अर्डर्न, उन्होंने पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। युवा प्रधानमंत्री थी लेकिन उन्होंने अपने घरेलू कारणों से त्यागपत्र दे दिया, जेसिका अर्डर्न। फिर है पेट पावेल, जिन्हें चेक गणराज्य का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। फिर है डॉक्टर भरत भास्कर, इनको महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है, निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में। फिर है सामल पटेल, जिन्हें अध्यक्ष बनाया गया है गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ का। विक्रम देवदत्त, इन्हें महानिदेशक बनाया गया है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए का। फिर बात करते हैं प्रवीण शर्मा की। प्रवीण शर्मा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। ए शांति कुमार को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है तेलंगाना सरकार द्वारा। फिर है रवि कुमार एस, ये सीईओ नियुक्त हुए हैं कोगिनिजेट नाम की कंपनी में। कोगिनिजेट एक अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। फिर है क्रिस हॉपकिंस, ये हमने पहले भी पढ़ा था, न्यूजीलैंड के पीएम नियुक्त हुए हैं। निधन में देखते हैं बालकृष्ण दोषी, ये वास्तुकला के सर्वोच्च प्रित्जर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय आर्किटेक्चर थे बालकृष्ण विठलदास दोषी, इनका निधन हो गया है। बीवी दोषी जो है उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्हें गोल्ड मेडल भी मिला है, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार दोनों से सम्मानित किया है। प्रित्जर जो पुरस्कार है वो वास्तुकला के क्षेत्र में नोबेल भी कहा जाता है। इन्होंने काफ़ी संस्थाओं के डिज़ाइन तैयार किए हैं। बेंगलुरु उदयपुर में आईआईएम संस्थान का, दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का, अहमदाबाद में नी गुफा भूमिगत गैलरी, पर्यावरण योजना प्रौद्योगिकी केंद्र, टैगोर मेमोरियल हॉल,
इंडोलॉजी संस्थान, प्रेमा भाई हॉल, निजी निवास कमला हाउस आदि संस्थानों के इन्होंने डिज़ाइन तैयार किए हैं। फिर है नीलमणि फुंकन का भी निधन हो गया है। ये असमिया कवि और साहित्यकार थे नीलमणि फुंकन। इन्हें साहित्य का सर्वोच्च सम्मान भी मिला हुआ है। फिर है एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा। हरजीत सिंह अरोड़ा एयर मार्शल जो थे, वायुसेना के पूर्व उप प्रमुख एयर मार्शल जो थे अरोड़ा जी, इनका निधन 21 जनवरी 2023 को हो गया है। 30 जून को ये सेवानिवृत्त हुए थे, 21 जनवरी 2023 को इनका निधन हो गया है। प्रभाबेन सोबंग चंद साहा, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पद्मश्री भी दिया गया था 2022 में, और इनका निधन हो गया। ये दादर नागर हवेली से बिलोंग करती है। इन्हें दमन की दिव्या के नाम से भी जाना जाता था। फिर है नवाब मीर बरकत अली खान, वालासन मुकरम जहाँ, ये हैदराबाद के आखिरी व 8वें निज़ाम थे जिनका निधन हो गया है 89 वर्ष की उम्र में 15 जनवरी को। फिर है जीना लोलो ब्रिगिडा, ये इटालियन अभिनेत्री है जिन्हें 20वीं सदी की मोनालिसा भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला भी कहा जाता है, जीना लोलो ब्रिगेडा। फिर है कॉन्स्टाइन द्वितीय, ये यूनान के अंतिम राजा हैं जिनका भी निधन हो गया है। ये जो थे वो ओलंपिक में नौकायान में गोल्ड मेडलिस्ट के बाद लोकप्रिय हो गए थे और बाद में राजा बने थे। फिर बात करते हैं प्रोफेसर रहमान राही की। ये एक प्रसिद्ध कवि हैं, एथेंस ग्रीस में इनका निधन हो गया है। और फिर है चर्चित व्यक्ति मैथिली ठाकुर, इन्हें चुनाव आयोग के बिहार में स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। मैथिली ठाकुर को, कवि गायकार है मैथिली ठाकुर, इनके गाने और भजन खूब अच्छे होते हैं। यूट्यूब पर आप मैथिली ठाकुर के नाम से भजन सुन भी सकते हैं। समेध शिखर पर्वत क्षेत्र हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा था। जैन की आस्था का स्थल है जैन धर्मावलंबियों का समेध शिखर जी, जिन्हें केंद्र सरकार ने पर्यटन और इको टूरिज्म गतिविधियां करने पर तत्काल रोक लगा दी है। पहले इसको अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल घोषित किया था, जिसके खिलाफ जैन समाज ने काफ़ी विरोध किया था। पारसनाथ WL अभयारण्य की स्थापना बिहार राज्य द्वारा 1984 में वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 के तहत की गई थी। बाद में झारखंड सरकार के परामर्श में 2019 में इसको अधिसूचित कर दिया था, जिसके विरोध में जैन समाज आ गया था। और ये जो है समेध शिखर जी, ये झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ की पहाड़ी पर स्थित है। अब हम महत्वपूर्ण दिवस की बात कर लेते हैं। पहला है प्रवासी भारतीय दिवस, जो आता है 9 जनवरी को। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1915 में 9 जनवरी को महात्मा गांधी स्वदेश लौटे थे, जिसके उपलक्ष्य में 2003 से ही प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। फिर है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस 2006 से मनाया जा रहा है। इस वर्ष की जो थीम थी वो थी हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, बगैर उसकी मातृभाषा की महत्ता को भूले। फिर है स्वामी विवेकानंद का जन्मदिवस, जो युवा दिवस के रूप में मनाते हैं 12 जनवरी को। 160वीं जयंती इस बार विवेकानंद जी की मनाई गई। 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाते हैं। और इस बार की जो थीम थी वो थी विकसित युवा विकसित भारत। और विवेकानंद जी को ये नाम जो है वो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने दिया था। फिर है भारतीय सेना दिवस आता है 15 जनवरी को। 51वां मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया जाता है 21 जनवरी को। मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा जो है 21 जनवरी 1972 को ही पुनर्गठन अधिनियम, राज्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम पुनर्गठन 1971 के तहत ही पूर्ण राज्य बने थे। फिर है पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर। और इस बार जो सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी वो थी 126वीं जयंती। पराक्रम दिवस के अवसर पर ही आपको पता होगा सरकार ने विभिन्न पुरस्कारों की भी घोषणा कर रखी है। फिर है राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो आता है 24 जनवरी को। इस बार मनाया गया 15वां राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है 24 जनवरी को। और इस बार 5वां अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस था, जिसकी थीम थी लोगों में निवेश, शिक्षा को प्राथमिकता देना। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आता है 25 जनवरी को। और इस बार की पर्यटन दिवस की थीम थी ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बना था 25 जनवरी को 1971 को। फिर राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी आता है 25 जनवरी को। 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। और इस बार की राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम थी वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ।
गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को आता है और इस बार गणतंत्र दिवस की जो थीम थी वो थी जन भागीदारी गणतंत्र दिवस की इस बार थीम थी। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आती है 30 जनवरी को। फिर विभिन्न संस्थानों के स्थापना दिवस देख लेते हैं। डीआरडीओ की स्थापना होती है 1 जनवरी, इस बार 65वां स्थापना दिवस था। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना 6 जनवरी को। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी को। फिर राष्ट्रीय एनडीआरएफ की स्थापना दिवस मनाया जाता है 19 जनवरी को। फिर हम कुछ बुक्स की बात करते हैं। सबसे पहली बुक्स है रिवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। ये है संजीव सान्याल की बुक और इसका विमोचन किया था अमित शाह जी ने। फिर है चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1, ये है असम के मुख्यमंत्री रहे थे हेमंत बिस्व शर्मा की। अनजान साक्षी, ये है प्रोफेसर के अब्दुल गफार। और साक्षी नाम आ गया तो आपको पता ही होगा, याद आ गया होगा आपके, महेंद्र सिंह धोनी की वाइफ का नाम है अब साक्षी। और इस पुस्तक का विमोचन भी किया था महेंद्र सिंह धोनी ने। जादूनामा पुस्तक लिखी है अरविंद मंडलोई ने और ये पुस्तक जावेद अख्तर पर लिखी गई है। स्पेयर पुस्तक अभी अंतर्राष्ट्रीय जगत में स्पेयर नामक पुस्तक काफ़ी लोकप्रिय है। प्रिंस हैरी ने लिखी है, ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य है प्रिंस हैरी, इन्होंने अपना संस्मरण लिखा है प्रिंस हैरी ने। फिर आशीष चांद्रोकर और सूरज सुधीर की पुस्तक है ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। और भारतीय टीकाकरण के बारे में ये काफ़ी अच्छी स्टोरी है। अदार पूनावाला ने इसका समापन भी लिखा है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने इसकी प्रस्तावना लिखी है। फिर है सुब्रा गुप्ता ने इरफान खान पर लिखी है इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज। फिर है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, ये पुस्तक भी काफ़ी अच्छी है। डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज की पुस्तक है। इंटरनेट पर आप इसे सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। फिर है आर जगन्नाथ धार्मिक नेशन फ्रीइंग फॉर भारत रीमेकिंग इंडिया, आर जगन्नाथन की पुस्तक है ये। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस इस बार मनाई गई जिसकी थीम थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी। और इस बार की इंडियन साइंस कांग्रेस का नेतृत्व जो था वो किया था एक महिला ने, डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना ने। 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस थी ये। वैज्ञानिकों की, भारतीय वैज्ञानिकों की ये सबसे बड़ी संस्था है। 1914 में इसकी स्थापना होती है। इसका पहला अधिवेशन 1914 में हुआ था। फिर अब प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया गया 2023 में 17वां। और इसकी मेज़बानी पूछी जा सकती है एग्जाम में। इंदौर में मेज़बानी हुई थी मध्य प्रदेश में 8 से 10 जनवरी 2023 को। और इस बार इस सम्मेलन की जो थीम थी वो थी प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। ये 3 खंडों में संचालित किया गया था प्रवासी दिवस। 8 जनवरी को युवा प्रवासी दिवस मनाया गया था, सम्मेलन किया गया था। फिर दूसरे खंड का उद्घाटन मोदी साहब ने किया था जिसमें मुख्य अतिथि आए थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान और सूरीनाम के गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और अंतिम खंड में द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया था। फिर है कुछ सम्मेलन। पहला 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो जयपुर में ही आयोजित हुआ था 9 से 11 जनवरी 2023 को। जगदीप जी धनखड़ उपराष्ट्रपति जी ने इनका उद्घाटन किया था। पहला सम्मेलन 1921 में हुआ था। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ऐसे सम्मेलन पीठासीन अधिकारियों के ये सम्मेलन 4 बार आयोजित हो चुके हैं, 23वां, 44वां, 76वां और 2023 में। तो इस प्रकार 3-4 सम्मेलन राजस्थान में पीठासीन अधिकारियों के हो चुके हैं। और ये जो सम्मेलन था वो था 83वां। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन जो आयोजित हुए थे पूसा में, नई दिल्ली में। पूसा एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा संस्थान है, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर पूसा। फिर मुख्य सचिवों का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ 6 से 7 जनवरी 2023 को। फिर जांच एजेंसियों के प्रमुखों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जयपुर में 5 से 6 जनवरी 2023 को। इसका उद्घाटन किया था केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राव द्वारा। और आयोजनकर्ता जो था वो था पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो। इसके बाद में हम देख लें कुछ महत्वपूर्ण बैठकें। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बैठक यूथ 20 समूह की पहली बैठक हुई थी गुवाहाटी असम में। ये पूछी जा सकती है एग्जाम्स में किसी भी। फिर है मेला व महोत्सव, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 मनाया गया हुबली धारवाड़ में।
फिर है ऑरेंज फेस्टिवल 2023 आयोजित किया गया नागालैंड में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया गया अहमदाबाद गुजरात में। फिर अब बात करते हैं प्रमुख युद्धाभ्यास की। सबसे पहला है भारत जापान का वायु सेनाभ्यास, ठीक है, वायु सैन्य अभ्यास वीर गार्जियन 2023 जो जापान में ही आयोजित हुआ था, ठीक है। पहला संस्करण 26 जनवरी 2023 को वायु सैनिकों का पहला अभ्यास आयोजित हुआ था 26 जनवरी 2023 को। फिर है मारेक्स 2023, ये अभियान हुआ अमेरिका और श्रीलंका की नौसेना के मध्य युद्धाभ्यास था। अमेरिका और श्रीलंका की नौसेना के मध्य कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया। फिर भारतीय वायुसेना का अभ्यास हुआ था परले, ठीक है, जो अल्लेसी पर आयोजित किया गया 1 से 5 जनवरी को 2023 को। फिर है बीएसएफ का भारत पाक सीमा पर ऑप्स अलर्ट अभ्यास, ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखना है। ये कच्छ में आयोजित हुआ था, कच्छ और बाड़मेर क्षेत्र में ऑप्स अलर्ट अभ्यास 21 से 28 जनवरी को। फिर है ट्रोपेक्स 23 भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है जिसमें सभी सेनाओं के दस्तों ने भाग लिया था। नौसेना, जल सेना, वायुसेना, तटरक्षक बल सभी इसमें दस्ते शामिल थे। फिर है भारत फ्रांस की नौसेना का अभ्यास वरुण, और ये जो था ये वरुण 21वां अभ्यास था, आपको याद ही रखना है। वरुण किसके मध्य होता है? भारत और फ्रांस के मध्य नौसेना का सैन्य अभ्यास हुआ था वरुण, ठीक है। फिर है भारत और जापान का संयुक्त युद्ध अभ्यास वायु अभ्यास वीर गार्जियन 23 12 से 26 जनवरी 2023 को जापान के हयाकुरी एयरबेस पे। फिर है भारत और मिस्र की सेनाओं का युद्ध अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट, ठीक है। भारत और मिस्र की सेनाओं के मध्य अभ्यास साइक्लोन के नाम से राजस्थान के जैसलमेर में, ठीक है। साइक्लोन फर्स्ट कहाँ आया? राजस्थान के जैसलमेर में। अब हम पर्यावरण संबंधी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। नीलकुरुंजी संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया गया है। नीलकुरुंजी को संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया गया है। ये कहाँ पाया जाता है नीलकुरुंजी? ये पश्चिमी घाट के छोटे से हिस्से मंगला देवी पहाड़ियों से नीलगिरी पहाड़ियों तक पाया जाता है और ये स्थानिक प्रजाति का पौधा है। फिर है वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AIAQMS V फर्स्ट के लिए प्रौद्योगिकी का शुभारंभ किया है, ठीक है। ये प्रौद्योगिकी विकसित की गई है CDEC के द्वारा ISM धनबाद के सहयोग से, ठीक है। IQMS V10। फिर है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है जिसकी लागत है 19,477 करोड़ रुपए। इसे मंजूरी दी है। इससे क्या हो जाएगा? इसका जो टारगेट है इसमें भारत जो है वो वैश्विक केंद्र बन जाएगा हरित हाइड्रोजन का। और 2030 तक का इस नीति का लक्ष्य है कि 2030 तक देश में 125 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित की जाएगी। इसके अलावा 5 MMT की हरित हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता भारत में विकसित की जाएगी और 2030 तक 8 लाख करोड़ का निवेश होकर 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन होगा। फिर है पहली इंट्रोनेजल वैक्सीन, नाक से दी जाने वाली वैक्सीन कोरोना की लॉन्च की गई है भारत में पहली बार और इसे बनाया है DBT और इसके लोक उपक्रम जैव प्रौद्योगिकी उद्योग सहायता परिषद ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ मिलकर विश्व की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन तैयार की है, ठीक है। विश्व की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन तैयार की है जो 18 से ऊपर उम्र के लोगों को लगाई जा सकेगी और इसका नाम रखा है INC इनकोवैक, ठीक है। इनकोवैक CA ध्यान रखना, इनकोवैक इसका नाम रखा है। फिर बात करते हैं मुगल गार्डन का नाम अब हो गया है अमृत उद्यान। तो राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन है उसका नाम कर दिया गया अमृत उद्यान। आज़ादी के 75वें वर्ष में हम आज़ादी का अमृत उत्सव जो मना रहे हैं उसी के लिए उसका नाम हो गया अमृत उद्यान। ये आपको याद रखना है। तो ये थे महत्वपूर्ण करंट अफेयर और कल ही हम लेके आएंगे मार्च माह की अंतर्राष्ट्रीय क्रॉनोलॉजी जिसमें सबसे पहले राजस्थान, फिर राष्ट्रीय, फिर अंतर्राष्ट्रीय और इस तरह 5-6 वीडियो में हम पूरी मार्च की क्रॉनोलॉजी समाप्त कर लेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि मित्रों मेहनत काफ़ी लगती है और 80% से ज़्यादा लोग जो हैं वो चैनल में देख भी लेते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।